नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में। आज की क्लास में हम घटना चक्र का सेट नंबर 6 सॉल्व करेंगे, क्योंकि इससे पहले हम 5 सेट टेक्सटाइल के सॉल्व कर चुके हैं घटना चक्र के। और उसी के साथ साथ ये हमारी टेक्सटाइल की जो है 25 नंबर की सीरीज़ होगी, क्योंकि इससे पहले हम 24 टेस्ट जो हैं डिस्कस कर चुके हैं टेक्सटाइल के। तो आप चैनल को विज़िट कर सकते हैं, अगर नए हैं आप सारे वीडियोस देख सकते हैं। PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगी, टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और साथ ही साथ जो आपको वीडियोज़ है वो प्लेलिस्ट में सारी मिल जाएंगी चैनल पर, अगर आप जाते हो तो। ठीक है, वीडियोस में भी मिल जाएंगे और प्लेलिस्ट में। तो क्लास कंटिन्यू करते हैं, और अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। क्वेश्चन 1 है, इनको कृत्रिम रेशम भी कहा जाता है। ए ऑप्शन है रेयॉन, बी है नायलॉन, सी है डेक्रॉन, डी है आर्लॉन। तो इनमें से किसको कृत्रिम रेशम कहते हैं? कृत्रिम रेशम हम कहते हैं रेयॉन को। रेयॉन को हम 19वीं सदी का चमत्कार भी कहते हैं। ठीक है, 19वीं सदी का क्या कहते हैं? इसे चमत्कार कहते हैं। नायलॉन को क्या कहते हैं? 20वीं सदी का चमत्कार कहते हैं। तो ये बेसिक सी बात थी। थोड़ी सी बात अगर और करें, थोड़ा सी बात करेंगे रेयॉन के विषय में। रेयॉन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सूर्य की किरणों का परावर्तन। ठीक है, सूर्य की किरणों का परावर्तन। ओके, किरणों का परावर्तन। ओके, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? सूर्य की किरणों का परावर्तन, क्योंकि ये बहुत चमकीला होता है। जब इस पर क्या होता है, सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो क्या होती है, इसमें चमक उत्पन्न होती है। ओके, चमक उत्पन्न होती है। जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो चमक उत्पन्न होती हैं, इसीलिए कहते हैं सूर्य की किरणों, मतलब सूर्य की किरणों का जब कपड़े पर परावर्तन होता है, चमक उत्पन्न होती है, इसीलिए इसको कहते हैं सूर्य की किरणों का परावर्तन। ओके, काफ़ी अच्छा चमक होती है इसमें। एक छोटी सी बात याद रखना है, क्योंकि ये प्रश्न जब ग्रुप में पूछे जाते हैं तो हमें दिक्कत होती है। देखो, अगर आपके पास ऊन दिया हो, आपके पास लीलन दिया हो, आपके पास ऊन दिया हो, रेशम दिया हो, और उसके बाद आपसे इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाए, तो आप कहोगे कि जो आपका ये रेयॉन होता है ना, इसमें मजबूती का भी अभाव होता है। ठीक है, मजबूती का अभाव है। मान लो 3-4 ऑप्शन दे रखे हैं, कोई प्राकृतिक रेशे हैं और ये रेयॉन भी साथ में दिया हुआ हो, तो आपसे पूछा जाए इनमें से कौन सा कम मजबूत होगा, किसकी प्रत्यास्थता कम होगी, तो वो किसकी होगी? इसी की कम होगी। ठीक है, ये मजबूत भी कम होता है, प्रत्यास्थता भी कम होता है, और इसमें सटने का गुण भी थोड़ा कम होता है। सटने का गुण भी कम होता है। ओके, गुण जो होता है क्या होता है? कम होता है, ध्यान रखिएगा। सघनता का भी इसमें अभाव पाया जाता है। तो इन सारे गुणों का और रेशों के मुकाबले क्या होता है? इसमें अभाव पाया जाता है। ठीक है, जो और रेशे हैं आपकी प्रकृति से मिल रहे हैं, उनके मुकाबले इसमें जो है कुछ गुण जो है कम पाए जाते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है मजबूत नहीं होता है, ऐसा नहीं है प्रत्यास्थता होती नहीं है, सटने का गुण होता नहीं है, होता है पर और के मुकाबले कम होता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। इसको मान्यता कब प्राप्त हुई? तो 1925 में इसकी मान्यता प्राप्त हुई। ठीक है, कई बार कई तरीके के रेयॉन का विकास हुआ, लेकिन पूरा जो इसका जो व्यापार शुरू हुआ, उसको मान्यता कब प्राप्त हुई? तो वो 1925 में प्राप्त हुई। अब आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2। 27 क्वेश्चन है 27 नंबर का। कौन सा जानवर ऊन प्राप्ति का स्रोत नहीं है? ए है भेड़ है, बी है ऊँट है, सी है हिरन है, डी है बकरी है। तो हम सभी जानते हैं कौन सा जानवर यहाँ पर नहीं होगा। यहाँ पर हिरन जो है वो क्या है? ऊन प्राप्ति का साधन नहीं है। बकाया हम भेड़ से भी ऊन लेते हैं, ऊँट से भी लेते हैं, और बकरी से भी हम ऊन प्राप्त करते हैं। ऊन में हमने बताया था स्काउरिंग की प्रक्रिया होती है, कार्बोनाइजिंग की प्रक्रिया होती है, और बेटिंग का प्रोसेस होता है। ऊन में 3 प्रोसेस मुख्य हैं, जो मतलब 2 प्रोसेस तो ऐसे हैं जैसे कि स्काउरिंग है और बेटिंग है। ये 2 प्रोसेस ऐसे हैं, ऊन और रेशम दोनों में होते हैं, ऊन प्लस रेशम दोनों में होते हैं। लेकिन एक और होता है इसके अलावा, कार्बोनाइजिंग, जो किस में होता है? कार्बोनाइजिंग केवल ऊन में होता है। तो स्काउरिंग, बेटिंग, कार्बोनाइजिंग, ये तीनों प्रोसेस ऊन में होते हैं, लेकिन जो कार्बोनाइजिंग है वो रेशम में नहीं होता है। बकाया ये ऊपर के दोनों जो हैं वो दोनों में होते हैं। तो ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है,
कपास तंतु अनुप्रस्थ काट में दिखाई देता है। ए है गोलाकार, बी है आयताकार, सी है चौड़ा, डी है लंबा। तो कपास का तंतु हमें कैसा दिखाई देता है? कौन सी काट पूछ रहा है यहाँ पर? अनुप्रस्थ काट पूछा है, मतलब इस तरीके की काट को ये पूछ रहा है। मान लो कोई ये रेशा है, ये हमने मान लिया रेशा है एक हमारे पास, और इसकी अगर इस तरीके से काट यहाँ से बीच से आपने कट मारा तो ये हो जाएगी इसकी क्या? अनुप्रस्थ काट। ठीक है, ये बीच से आपने यहाँ से कट मार कर आप यहाँ के ये वाले हिस्से चेक कर रहे हो, ये वाले हिस्से चेक कर रहे हो, तो इस चीज़ को हम कहेंगे क्या है? ये अनुप्रस्थ काट। यहीं पर अगर आपसे पूछा जाए लंबवत काट, तो लंबवत काट में क्या होगा? अगर आप यहाँ से कट मार रहे हो बीच से, लंबा लंबा धागा रेशा लिया, मतलब रेशा लिया लंबा लंबा, और आप यहाँ बीच से कट मार रहे हो, ठीक है, तो इसको लंबवत काट कहते हैं। तो ये दोनों काट का ध्यान रखना। अब इसकी बात करेंगे ये कैसा दिखाई देता है, तो ये जो होता है लंबा दिखाई देता है। कैसा? लंबा दिखाई देता है। यहाँ पर डी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। कपास का जो तंतु होता है वो कैसा? लंबा दिखाई देता है। कपास के तंतु की हम अनुप्रस्थ काट की बात करते हैं तो ये इस तरीके का थोड़ा दिखाई देता है, इस तरीके का। जब अनुप्रस्थ काट की जाती है इसकी तो ये इस तरीके का दिखता है। ये कैसा होता है? एक कोशिकीय होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसके विषय में, एक कोशिकीय होता है। अभी थोड़ा स्ट्रक्चर मैं आपको बना के पूरा दिखा देती हूँ। ये इस तरीके का रेशा होता है। एक सेकेंड, थोड़ी सी मुझे ये समझाना है आपको, बस थोड़ा सा समझ लो। ये इसके डिज़ाइन है थोड़ा, मतलब यहाँ पर। अब इसको कहते क्या है? जो आपका ये वाला भाग है इसमें क्या होता है? इसमें ल्यूमेन भरा होता है, और ये जो ल्यूमेन होता है खाली इसमें नहीं होता है, लीलन में भी भरा हुआ होता है। और कपास में जो बीच की नली होती है उसमें एक मोम जैसा पदार्थ होता है, उसे ल्यूमेन कहते हैं। ठीक है, और एक इसमें परत पाई जाती है जिसको ये द्वितीय परत कहलाता है। ये होती है इसकी द्वितीय परत। ओके, ये होती है इसकी द्वितीय परत, ध्यान रखिएगा। ओके, और द्वितीय परत होती है। और प्राथमिक दीवार कौन सी होगी इसकी? ये वाली प्राथमिक दीवार कहलाएगी। ओके, प्राथमिक दीवार कहलाएगी। और इसके अंदर ये जो रचना है ये क्यूटिकल होती है। तो इसमें एक क्यूटिकल रचना भी पाई जाती है ऊन के समान। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, क्यूटिकल रचना भी पाई जाती है किसके? ऊन के समान। ये कैसा होता है कपास? जब हम कटाई करते हैं, देखते हैं माइक्रोस्कोप में, तो कैसा दिखता है? एक तो ये एक कोशिकीय होता है, ये ध्यान रखिएगा। कपास का रेशा एक कोशिकीय होता है, जबकि और रेशे जो है आपका ऊन है वो बहुकोणीय होता है, बहुकोशिकीय होता है। ठीक है, ऐसे ही आपका लीलन है बहुकोशिकीय होता है, लेकिन ये एक कोशिकीय होता है। ओके, इसमें क्या होता है? ल्यूमेन भरा होता है, ये हमने आपको बता दिया। और आकार कैसा दिख रहा है आपको? लंबा तो दिख रहा है, लेकिन कैसा दिख रहा है? कान या किडनी के समान। कान प्लस, ये नोट कर लेना किसकी तरह दिखता है? कान या किडनी के समान इसका आकार दिख रहा है। ओके, तो आपको इसीलिए मैंने बनाया कि आप कंफ्यूज ना हो जाओ। आपको ये दिख रहा है शेप किसकी तरह? कान या किडनी के समान ये दिखता है। ओके, बढ़ते हैं हम आगे। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 29। कपास उत्पादन में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाला देश कौन सा है? ये आपको बताना है। तो कपास के उत्पादन में सर्वोच्च स्थान अगर किसी देश का है तो वो हमारे देश भारत का ही है। कस्तूरी कॉटन आपने सुना होगा, अभी करंट में काफ़ी मतलब पॉपुलर रहा, क्योंकि हमारे देश के कॉटन को पहचान दिलाने के लिए एक अनोखा नाम दिया गया जिसे हम कस्तूरी कॉटन कहते हैं। एक ये बीज वाला रेशा है, ये भी आपको पता ही होगा। तो बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। कौन स्वनिर्मित रेशम नहीं है? ए है मूंगा रेशम, बी है लपेटा रेशम, सी है कटा हुआ रेशम, डी है अरंडी रेशम। देखो, हमने आपको रेशम के विषय में कई वीडियो में बताया भी है जब भी इसका क्वेश्चन आया है, लेकिन अब यहाँ पर आया है तो कुछ बच्चे नए भी हैं तो दोबारा बता देते हैं। रेशम जो प्राप्ति के प्रकार हैं ये दो तरीके से हमें प्राप्त होता है। कितने तरीके से? दो तरीके से हमें प्राप्त होता है, जिसमें हम बात करेंगे। पहला क्या है आपका? स्वनिर्मित रेशम है, स्वनिर्मित रेशम है। और दूसरा कौन सा होगा आपका? उत्पादित रेशम है। तो स्वनिर्मित मतलब स्वनिर्माण हो जाना किसी चीज़ का, जैसे जंगल वगैरह में आप जानते हो रेशम खुद से निर्माण, मतलब कीड़े होते हैं और पत्ते वगैरह उन्हें मिल जाते हैं खाने के, चाहे टसर के हो, मतलब टसर के हो, ओक के पत्ते हो गए या अरंडी के पत्ते हो गए, और ये खाते खाते वहीं पर अपना विकास प्रारंभ कर देते हैं। ठीक है, तो
स्वनिर्मित जो होता है ये भी 3 प्रकार का होता है। स्वनिर्मित कितने प्रकार का होता है? ये भी 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है अगर हम बात करें तो एक होता है मूंगा रेशम, अब आप आंसर ढूंढने की कोशिश करिएगा। दूसरा होता है आपका टसर रेशम, ओके, टसर रेशम। और तीसरा होता है आपका अरंडी रेशम, ओके, अरंडी रेशम। यहीं पर हम बात करेंगे उत्पादित की, ये 2 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है आपका लपेटा रेशम, लपेटा हुआ, और दूसरा होता है कटा हुआ, इसे स्पिन यार्न भी कहते हैं, कटा हुआ रेशम, ठीक है, इसे क्या कहते हैं? स्पन भी कहते हैं। तो ये 2 तरीके के हो गए आपके, कैसे? स्वनिर्मित और उत्पादित। स्वनिर्मित 3 हो गए, मूंगा, टसर और अरंडी, ठीक है। टसर जो मूंगा रेशम क्या है, इसकी अगर हम बात करें तो ये वाले क्या है? ओक की पत्तियाँ खाते हैं। क्या खाते हैं? ओक की पत्तियाँ खाते हैं। फिर इसमें क्या होगा, क्योंकि ओक की पत्तियाँ खा रहे हैं तो इसमें टैनिक अम्ल मिलेगा, और जो टैनिक अम्ल होता है इसके कारण रेशे जो होते हैं कैसे होते हैं? भारी या कड़े हो जाते हैं, ठीक है। और मतलब भारी और कड़े हो जाएंगे, मतलब कहीं ना कहीं उसकी किस्म पे अंतर पड़ेगा, ठीक है, कहीं ना कहीं उसके किस्म पर अंतर पड़ेगा, मतलब किस्म जो है थोड़ी गड़बड़ हो जाती है, ओके। यहीं पर अगर टसर की बात करें तो ये क्या खा रहे हैं? ये भी ओक खा रहे हैं, प्लस ये ओक के साथ साथ बबूल का भी खाते हैं, ठीक है, बबूल के पत्ते भी खाते हैं, ठीक है, ओक का भी खाते हैं और बबूल के पत्ते भी ये खाते हैं। ये 2 जगह से भोजन प्राप्त करते हैं, ध्यान रखिएगा। और जो अरंडी है तो वो तो अरंडी का तो वृक्ष होता है, ये आप जानते हो, इसी के पत्ते खाएंगे। तो इसका कोकून जो होता है कोमल होता है, सफ़ेद व पीलापन लिए हुए होता है। रेशम भी इसका काफ़ी बारीक और कोमल होता है। तो इसमें अगर सबसे अच्छा रेशम कोई है किसमें? स्वनिर्मित में, तो वो अरंडी माना जाएगा, क्योंकि ये बारीक भी होता है, कोमल भी होता है, ठीक है। और बंगाल व असम में इसकी प्राप्ति होती है। कई बार स्थान पूछ लिए जाते हैं तो ये याद रखिएगा, ठीक है। बंगाल व असम में, जैसे अभी प्रश्न अभी जो हमने करा था इससे ऊपर, उसमें कॉटन पूछा था कौन प्रथम स्थान पर है, तो हमारा देश भारत जो है प्रथम स्थान पर है, ठीक है। और अमेरिका जो है दूसरे स्थान पर है, और चौथे स्थान पर क्या है? चीन। तीसरे स्थान पे क्या है? चीन है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो होती है पूछ ली जाती हैं, ओके। तो अब हम बात कर रहे थे किसके? रेशम की बात कर रहे थे, तो इतना क्लियर हुआ। अब आपको इसमें जो ऑप्शन दिख रहे हैं उसमें 2 एक्स्ट्रा दिख रहे हैं, भाई मूंगा भी मिल गया आपको और अरंडी भी मिल गया। अब 2 दे रखे हैं, कौन कौन से? बी और सी, जो कि हैं क्या? लपेटा रेशम और कटा हुआ रेशम किसके हैं? उत्पादित के प्रकार हो गए। तो ये दोनों ही कैसे हो जाएंगे? दोनों ही अलग हो जाएंगे। आंसर किसके हो जाएंगे? ये दोनों उत्पादित के हो जाएंगे। तो हम यहाँ पर आंसर लगाएंगे, हम अपने हिसाब से ऑप्शन बता दे रहे हैं बी और सी, क्योंकि आयोग ने क्या माना है ये इसमें मेंशन नहीं किया गया है, पर इसमें बी और सी ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। किसके हैं? उत्पादित रेशम के हैं, मतलब स्वनिर्मित के ये उदाहरण नहीं है, ठीक है। स्वनिर्मित के उदाहरण कौन कौन से हैं? मूंगा रेशम है और अरंडी रेशम है। एक और होता अगर टसर तो बिल्कुल सही हो जाता, एक ऑप्शन अलग हो जाता, वही आपका हो जाता उत्पादित रेशम का प्रकार। तो यहाँ पर 2 उत्पादित रेशम के प्रकार हैं, तो मैंने आपको बता दिया है। अब आगे कोई क्वेश्चन ऐसा आए तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आपको आंसर अब चाहे इनमें से बी दे दो चाहे सी दे दो, भाई ऑप्शन तो एक ही फिल करना होगा ना, लेकिन यहाँ पर हमने आपको बता दिया बी भी सही है और सी भी सही है। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत में सर्वोच्च सिल्क उत्पादन का क्षेत्र, ए ऑप्शन है कर्नाटक और जम्मू कश्मीर है, बी है कोलकाता है, सी है हैदराबाद है, डी है चेन्नई है। किसका उत्पादन भारत में सर्वोच्च सिल्क उत्पादन की जो है बात हो रही है? तो भारत में जो है हमारे देश में कौन सा है? ए ऑप्शन सही होगा, कर्नाटक और जम्मू कश्मीर, ठीक है। भारत में जो है कर्नाटक और जम्मू कश्मीर का जो स्थान है, मतलब अच्छा स्थान है, मतलब यहाँ पर सिल्क सबसे ज़्यादा भारत में उत्पादित होती है, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। मेरिनो ऊन कहाँ सबसे अच्छा पाया जाता है? ए ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, बी ऑप्शन है जापान, सी ऑप्शन है चीन, डी है भारत। तो जो आपका मेरिनो ऊन है, आप जानते हो इसके जो वस्त्र होते हैं, मतलब ऊनी वस्त्र होते हैं, काफ़ी कोमल होते हैं, काफ़ी मजबूत, बारीक और नरमदार होते हैं, और इस वजह से क्या है ये विश्व में प्रसिद्ध है, ठीक है, विश्व में प्रसिद्ध हैं ये। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया, ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। अगर हम विश्व में उत्कृष्ट मेरिनो ऊन की बात करते हैं तो वो ऑस्ट्रेलिया
तथा कहाँ, न्यूजीलैंड में पाया जाता है। इसके अलावा एक और ऑप्शन लिख लीजिएगा, न्यूजीलैंड। ओके, न्यूजीलैंड की बात करते हैं, ठीक है। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर मेरिनो ऊन पाया जाता है, मतलब मेरिनो जाति की भेड़ पाई जाती है, इस वजह से यहाँ पर ये सर्वाधिक मेरिनो ऊन पाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, ये तंतु लंबे, अविरल और मीटर में मापे जाते हैं। ए है रेशा, बी है तंतु रेशा, सी है एस ट्विस्ट, डी है जेड ट्विस्ट। देखो ये क्वेश्चन वाकई में कंफ्यूजिंग है, पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर हम सिर्फ रेशे की बात करते हैं तो सिर्फ रेशे आपकी जो भी होते हैं स्टेपल, खासतौर से स्टेपल को माना जाता है, क्योंकि हमें प्रकृति में ज़्यादातर स्टेपल तंतु प्राप्त होते हैं। लेकिन यहाँ पर तंतु रेशा दे रखा है, तंतु भी है और सीधे सीधे रेशा है, वो है क्या है, रेशम है, ठीक है, रेशम है। तो ये जो प्रश्न बना हुआ है वो रेशम के पॉइंट ऑफ व्यू से बना हुआ है, यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा। तंतु रेशा मतलब ये, यहाँ पर इनके कहने का मतलब है कि सीधे तंतु और रेशे के रूप में एक अविरल, अविरल का मतलब होता है लंबा, ठीक है, लंबा, ठीक है, लंबा फिलामेंट तंतु के, अविरल का मतलब होता है फिलामेंट, या फिर मीटर में जिसका मेजरमेंट किया जाए तो वो तंतु रेशा, और एक तंतु रेशा कौन सा है, रेशम है। आपने इस तरीके से ये लाइन कभी हमारे मुंह से पहले भी सुनी होगी, अगर आप हमारे रेगुलर जो है स्टूडेंट होंगे, मतलब रेगुलर हमें देख रहे होंगे, कई वीडियो में हमने इस चीज़ की चर्चा की है। ये एक तंतुक रेशा है, ठीक है। तो ये रेशम की बात हो रही है। ये कंफ्यूज वो बच्चा हो सकता है जिसका एक्सपीरियंस कम है, जिसके पास एक्सपीरियंस है, पढ़ चुका है, समझ चुका है, वो तुरंत आंसर करेगा बी ऑप्शन, तंतु रेशा, क्योंकि रेशम एक तंतुक रेशा है, ठीक है। और क्या है, लंबा है, अविरल है, मीटर है, मीटर में मापन होता है, तो फिलामेंट की बात हो रहा है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34, कट्स वूल किसको मिलाकर तैयार किया जाता है। ए है कच्चा ऊन, बी है कपास तथा धागा, सी है सूती तथा ऊन, डी है केवल ऊन। तो जो कट्स वूल होता है, आप जानते हो कट्स वूल मतलब मिश्रित धागे की, मिश्रित रेशे की बात हो रही है। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे सूती तथा ऊन, ये क्या है, कट्स वूल है। यहीं पर क्या होगा, टेरीकॉट, टेरी प्लस कॉट, टेरीकॉट हो गया ना ये। तो यहाँ पर कॉटन है और टेरीलीन है, तो ये दोनों मिलकर क्या बन गया, टेरीलीन, सॉरी टेरीकॉट, टेरीलीन प्लस कॉटन मिलकर क्या हो गया, टेरीकॉट। तो ये भी मिश्रित वस्त्र का उदाहरण हो जाएगा। और यहाँ पर सी ऑप्शन सही है, सूती तथा ऊनी क्या है, कट्स वूल का उदाहरण है। ओके, क्वेश्चन नंबर 35, वस्त्रों को चिकना करना कहलाता है। ये है कैलेंडरिंग, बी है सैनिटाइजिंग, सी है टेंडरिंग, डी है क्रेपिंग। आंसर जल्दी से दे दीजिए, मैं आपको बता देती हूँ। जब हम वस्त्रों को चिकना करते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, कैलेंडरिंग कहते हैं। भाई चिकना करना क्या है, कैलेंडरिंग मतलब व्यापारिक लेवल पर जब हम प्रेस करते हैं उसको हम कैलेंडरिंग कहते हैं। और आपको एक प्रश्न याद होगा, अभी हमने बात की थी कुछ समय पहले ग्लेजिंग की, कल परसों की क्लास में ही बात हुई थी। तो हमने कहा था उसमें क्या है, पहले साइजिंग की जाती, क्योंकि उसमें ग्लेजिंग में भी वस्त्र क्या होता है, चमकदार बनाया जाता है। तो उसमें पहले क्या करते हैं, साइजिंग करते हैं, ठीक है। साइजिंग आप जानते हो गोंद के माध्यम से की जाती है। ओके, तो यहाँ कैलेंडरिंग में भी अगर बहुत अच्छी कैलेंडरिंग करनी है तो इससे पहले भी साइजिंग की जाती है। तो दोनों में ध्यान रखिएगा, साइजिंग की प्रक्रिया जो है दोनों में की जाती है, और किसका, माड़ अथवा गोंद का प्रयोग किया जाता है, माड़ प्लस गोंद का प्रयोग किया जाता है। साइजिंग में होता क्या है, 1 मिनट में कहते हैं, 1 मिनट में कितना, 140 मीटर कपड़ा चिकना किया जा सकता है। 140 मीटर कपड़ा मात्र 1 मिनट में, ठीक है, 1 मिनट में मात्र 140 मीटर कपड़ा जो है यहाँ पर चिकना हो जाता है। अभी हमने बताया क्योंकि व्यापारिक इस्त्री कह सकते हैं हम इसको, या फिर कह सकते हैं बड़े पैमाने पर वस्त्र को इस्त्री करने की प्रक्रिया को ही हम कैलेंडरिंग कहते हैं। ओके, और इसमें स्टील के रोलर होते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि रोलर ज़्यादातर धातु या किसी लोहे के होते हैं, लेकिन यहाँ पर स्टील के जो है रोलर्स का प्रयोग किया जाता है। ये ध्यान रखने वाली बात है, जिससे क्या होता है, जब इनके ये कपड़े के हिसाब से इनका वजन होता है। हल्का कपड़ा है तो उस तरीके का होगा रोलर, जब भारी मोटा कपड़ा उस तरीके का भारी रोलर होगा, ठीक है। तो कपड़े के हिसाब से रोलर का प्रयोग किया जाता है, और जब कपड़े यहाँ से गुजरते हैं इस रोलर के बीच से तो दबकर चिपकने हो जाते हैं, चपटे हो जाते हैं और चमकदार और कोमल हो जाते हैं। और जो इसमें छिद्र होते हैं उनमें माड़ और गोंद लगाकर साइजिंग कर दी जाती है, जिससे इसकी रचना कैसी हो जाती है, सघन हो जाती है, भर जाती है और आराम से चिकना कड़ा कपड़ा हो जाता है, ठीक है। तो यह आपके कैलेंडर के कुछ की पॉइंट्स थे जो हमने आपसे डिस्कस की। क्वेश्चन नंबर 36 है, बैट रंजक का उदाहरण है। ये है इंडिगो, बी है हल्दी, सी है काला नमक, डी है नमक। तो हमने बताया था इंडिगो क्या है, बैट रंजक है, एक संश्लेषित
रेशा है जिसकी खोज 1856 में किसने की थी? विलियम हेनरी पार्कर ने की थी। कैसे रेशे होते हैं? ये कोलतार रेशे होते हैं। ये 3 तरीके का रेशा होता है जो बैटरंजक है। आपको हमने ये भी बताया कौन सा होता है। एक होता है इंडिगो सोल, ठीक है, इंडिगो सोल, एल्गो सोल होता है और इंडिगो होता है। दूसरा होता है सल्फर और तीसरा कौन सा होता है? एंथ्राकोइनाइड। तो ये 3 तरीके के रेशे होते हैं। एंथ्राकोइनाइड और सल्फर कैसे रेशे हैं जिनका प्रयोग हम वानस्पतिक रेशों पर करते हैं, और जो इंडिगो सोल है, एल्गो सोल है, इनका प्रयोग हम किस पर करते हैं? ऊनी रेशों पर करते हैं, प्राणिज रेशों पर करते हैं। तो इतनी बात आपको हम कई बार बता चुके हैं, इसलिए मैंने इसको लिखना उचित नहीं समझा, जल्दी से रिवाइज करा दिया आपका। क्वेश्चन है 37, रेयॉन वस्तुओं के धब्बों को छुड़ाने के लिए प्रयोग करना चाहिए रासायनिक का, भौतिक का, प्राकृतिक का, या डी है साबुन का। तो हम जब रेयॉन वस्तुओं के धब्बे की छुड़ाने की बात करते हैं, क्योंकि हमने आपको बताया है कई वीडियोज़ में यह बात भी बताई है कि जो रेयॉन है पानी में भीगते ही अपनी 25 से 30% जो है मजबूती खो देता है। ओके, मजबूती क्या करता है? खो देता है 25 से 30%। क्योंकि ये पानी में कमज़ोर हो जाता है, इसलिए हम इस पर क्या करते हैं? हमें करना चाहिए क्या कराना चाहिए? हमें इस पर ड्राई क्लीनिंग करानी चाहिए। अब ड्राई क्लीनिंग कैसे होती है? रासायनिक प्रक्रियाओं के माध्यम से ड्राई क्लीनिंग की जाती है, तो ये भी आपको पता होगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर हम करते हैं रासायनिक प्रक्रिया से दाग धब्बे छुड़ाने का प्रयास, इसमें रेयॉन में। ओके, क्वेश्चन नंबर 38 है, सिलवाए गए वस्त्रों की अपेक्षा, क्योंकि जो रासायनिक प्रक्रिया से ड्राई क्लीनिंग होती है उसमें पानी का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। तो पानी का प्रयोग ही नहीं होता है तो वस्त्र कमज़ोर कैसे होगा? ओके, और रासायनिक प्रक्रिया से एक तरीका होता है, वो उस तरीके से किया जाएगा और जल्दी इसको साफ कर दिया जाएगा तो वस्त्र पर असर नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन 38 है, सिलवाए गए वस्त्रों की अपेक्षा सिले सिलाए वस्त्र निम्नलिखित कारण से बेहतर होते हैं क्योंकि डैश ए है पक्का रंग होता है इनका, आसानी से उपलब्ध होते हैं, कम कीमत होती है और रंग प्रदान करना। तो देखो, कम कीमत में तो आप बिना सिला कपड़ा भी ले सकते हो, और अगर आपको सिलाई खुद आती है तो बहुत ही सस्ता पड़ेगा, कपड़ा ले आइए घर पर सिल लीजिए। लेकिन यहाँ पर सिलवाए गए वस्त्र की क्वालिटी पूछी जा रही है, तो सिलवाए गए वस्त्र की अपेक्षा सिलाए जो वस्त्र होते हैं, सिलवाए गए वस्त्र की नहीं, मतलब सिले सिलाए वस्त्र की बात की जा रही है। सिलवाए गए वस्त्र वो हो जाएंगे कि हम कपड़ा खरीदें और जाकर कहीं सिलवा लें, तब तो वो हमें बहुत महंगा पड़ेगा। पहले हम कपड़ा लाएं फिर हम उसकी सिलाई दें। आजकल जितना कपड़ा नहीं मिलता उससे ज़्यादा सिलाई जाती है, तब तो वो हमें बहुत महंगा पड़ेगा। हाँ, अगर वस्त्र को खरीद के लाएं, हम खुद सिल लें, तब तो कम कीमत में तैयार हो जाएगा, ठीक है। और उसका जो कपड़ा बचेगा वो भी हमारे किसी ना किसी काम में आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन की बात हो रही है, सिले सिलाए वस्त्र निम्नलिखित कारण से बेहतर होते हैं। जो हम सिले सिलाए वस्त्र लेते हैं मार्केट से, जैसे आजकल हम सूट खरीदते हैं तो हम सीधे सिले सिलाए लेते हैं, तो वो क्या है? आसानी से उपलब्धता है उनकी, कहीं भी उपलब्ध हो जाते हैं और फिर ये टेंशन नहीं रहती कि हमें इन्हें कहीं जाकर सिलाना है, ठीक है। और फिटिंग भी लगभग आजकल ऐसी आ रही है, हर तरीके के साइज आ रहे हैं, तो आपको अगर आप अपना साइज एक बार ध्यान से देख लेते हो तो उसमें क्या है, आपको दिक्कत नहीं होती। आप अपने साइज के कपड़े ले आओ, उसमें आपको फिटिंग भी नहीं लगवानी पड़ती है, ठीक है। अब आप ढीला ढाला खुद ही खरीद लाओ, ओके। आपका जो बॉडी है वो मीडियम है, आप जाके लार्ज साइज का सूट खरीद लाओगे तब तो आपको फिटिंग करानी ही पड़ेगी। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा, ये आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। क्वेश्चन है 39, कपड़ा सिलने की कला को सीखने के लिए उपयुक्त कपड़ा है? ए है रेस, बी है मलमल, सी है सूती, डी है कृत्रिम। तो जब भी हम कपड़ा सिलने की कला सीखना चाहते हैं तो सबसे बढ़िया कपड़ा क्या होता है? सूती होता है, और उससे भी पहले बढ़िया होता है आप अखबार या पेपर से पर कढ़ाई सिलाई सीखो, ठीक है। उसके बाद जब आपको आने लगे तो आप सूती वस्त्र पर करो। लेकिन अगर आप सूती वस्त्र पर कर रहे हो तो मतलब कपड़े पर सिलाई कर रहे हो तो सूती वस्त्र सबसे अच्छा होता है, क्योंकि रेस भी चिकना होता है, मलमल भी चिकना ही लगता है देखने में, और कृत्रिम वस्त्र भी अलग अलग तरीके के होते हैं, तो जिससे क्या है वो बार बार हिलने डुलने का, सरकने का भय रहता है। क्वेश्चन नंबर 40 है, किशोरों द्वारा वस्त्रों के चुनाव में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक क्या है? पोशाक की कीमत, पोशाक का टिकाऊपन, उपयुक्त वस्त्र, डी है प्रचलित शैली। तो जब हमारे किशोर लोग, बच्चे लोग जाते हैं 15-16 साल से 20 साल तक के, तो वो प्रचलित शैली देखते हैं, उन्हें मतलब नहीं है कि उसकी कीमत क्या है, उसमें टिकाऊपन क्या है, ठीक है, वस्त्र उसके लिए उपयोगी होगा या नहीं, बस जो चीज़ फैशन में उन्हें वो चाहिए, ठीक है। तो डी ऑप्शन सही होगा, ये तो टेंशन पेरेंट्स की है, कीमत क्या है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 है, ये फैशन जो अल्पकाल के लिए रहता है? ए है सिलॉट, बी है फैड, सी है स्टाइल, डी है कैमोफ्लेज। तो यहाँ पर जो स्टाइल है ये क्या है? कम समय के लिए रहने वाला एक फैशन है, ठीक है, कम समय के लिए रहता है, इसे हम स्टाइल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, कसूती किस राज्य का एक पारंपरिक वस्त्र है? पंजाब का, काठियावाड़ का, उत्तर प्रदेश का, कर्नाटक का। तो आप जानते हो कसूती कहाँ की है? कर्नाटक की है, डी ऑप्शन सही होगा।
पंजाब की फुलकारी, उत्तर प्रदेश की चिकनकारी। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। बंधन का उपयोग किया जाता है कपड़ों पर मुहाने को सुरक्षित रखने के लिए। सी है हुक व आँखों पर, डी है उपर्युक्त सभी। देखो क्वेश्चन क्या है, आपको कंफ्यूज करने का पूछते हैं। अब यहाँ पर आँखों क्यों दिया है, क्योंकि हम लोग कपड़ों में आई बनाते हैं ना, उसकी बात कर रहे हैं ये। तो हुक और आँखों पर भी हम बंधन का प्रयोग करते हैं। भाई हुक है, आँख है, उस पर हम क्या करते हैं, किनारे उसके धागे बांध देते हैं जिससे धागे निकले नहीं। ओके, तो ये बंधन हो गया। मुहाने को सुरक्षित, मुहाना मतलब ये किनारे, मतलब एक तरीके के मुहाने हो गए। और कपड़ों पर हम मतलब कपड़ों पर ही ये सारे काम कर रहे हैं, तो डी ऑप्शन ये सही हो जाएगा। ठीक है, जैसे शर्ट में बटन लगाते हैं तो उसको हुक कहते हैं, या फिर हम हुक लगाते हैं, हुक मतलब हुक, सॉरी ओके गड़बड़ बोल दिया थोड़ा। हुक और आँख जो होते हैं, हुक लगाने के लिए हम क्या बनाते हैं, आई बनाते हैं। ठीक है, हुक लगाने के लिए हम आई बनाते हैं ना, तो उसको वो बात हो रही है। आई जो होते हैं जिससे में फंसाते हैं हुक को, उसे कहते हैं। ठीक है, ऐसे बटन जो होता है, बटन होल बनाते हैं उसके लिए, उसके भी किनारे हम क्या करते हैं, उसमें भी बंधन का प्रयोग करते हैं जिससे धागे नहीं निकले। तो डी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, खून के धब्बे किस प्रकार दूर किए जा सकते हैं। यह है गर्म पानी और साबुन से, बी है बोरे, कमल और गर्म पानी से, सी है ठंडा पानी, नमक और साबुन से, डी है साबुन व सूर्य के प्रकाश से। तो कभी भी ध्यान रखिएगा, खून का धब्बा क्या है, एक प्रोटीन धब्बा है, प्राणिज धब्बा है। ठीक है, तो ये किसमें, ठंडे पानी और नमक और साबुन से धोया जाएगा। ठीक है, खून के धब्बे प्रोटीन धब्बे होते हैं। प्रोटीन धब्बे कभी भी गर्म पानी से नहीं धोने चाहिए, ठंडे पानी से धोने चाहिए। ठंडे पानी और नमक साबुन का प्रयोग यहाँ पर किया जा सकता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। 45 क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। क्षार के गर्म सांद्र घोल में ऊन और सिल्क के तंतु कैसे हो जाएंगे बताना है। क्या घुल जाएंगे, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, सिकुड़ जाएंगे या फूल जाएंगे। तो क्षार के जो गर्म व सांद्र घोल होता है उस पर ऊन के तंतु क्या होते हैं, घुल जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा कौन सा ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर होगा 46, कपड़े की लंबाई व चौड़ाई को वांछित दशा में लाने के लिए वस्त्रों पर की जाने वाली परिसज्जा कहलाती है। यह है क्रेपिंग, बी है सेडफोराइजिंग, सी है टेंटिंग, डी है सिरेइंग। तो कपड़ों की लंबाई व चौड़ाई को वांछित दशा में लाने के लिए वस्त्रों पर जो की जाने वाली परिसज्जा है वो क्या कहलाती है, तो वो हो जाएगी हमारी टेंटरिंग। ठीक है, टेंटरिंग हो जाएगी, क्योंकि टेंटरिंग में क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई, मान लो कपड़ा जब होता है मिल से निकलता है तो कपड़ा क्या होता है, टेढ़ा मेढ़ा। अभी आपको कपड़ा टेढ़ा मेढ़ा दिख रहा है, और आपको जब टेंटरिंग कर दी जाती है तो ये बिल्कुल सीधा हो जाता है। ठीक है, जो थान का कपड़ा होता है टेंटरिंग करा हुआ होता है, बिल्कुल सीधा होता है। तो कपड़े की लंबाई और चौड़ाई को वांछित दशा में लाने के लिए कौन सी टेंटरिंग की परिसज्जा की जाती है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर जो आपकी टेंटरिंग होती है, टेंटरिंग मशीन की जो लंबाई होती है वो होती है, मशीन जो लंबी होती है कितनी, 20 से 90 फुट की ये लंबाई होती है। 20 से 90 फुट की ये लंबाई होती है टेंटरिंग मशीन की। और इसमें करते क्या है, जो वस्त्र होता है उसकी सेल्वेज, सेल्वेज का मतलब आप जानते हैं, सेल्वेज मतलब किनारे, किनारे को फंसा दिया जाता है और किनारे पे ही जो वस्त्र टेढ़ा मेढ़ा होगा तो वो सीधा मशीन के माध्यम से कटता हुआ हमारे हिसाब से चला जाता होगा। तो यही इसमें होता है, इतना ही दिया है, आगे यही प्रोसेस होगा, क्योंकि बराबर किया जा रहा है कपड़े तो काटा जा रहा होगा किनारे किनारे पे। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका मतलब क्या, टेंटरिंग। सेल्फोराइजिंग आप सभी जानते हो क्या है, एक व्यापारिक चिन्ह है जो ये दावा करता है कि ये कपड़ा कभी सिकुड़ेगा नहीं। ओके, यहीं पर क्रेपिंग का मतलब क्या होता है, आप जानते हैं कुछ कपड़े वस्त्र कुछ ऐसे होते हैं, चुन्नटदार कपड़े होते हैं, मतलब कुछ इस तरीके से कपड़े होते हैं सिकुड़े सिकुड़े से, वो होती है क्रेपिंग। जो क्रेपिंग की आपकी विधि होती है, अगर हम बात करें, इसमें सहायता ली जाती है किसकी, आपकी कास्टिक सोडे की। ओके, कास्टिक सोडे की सहायता ली जाती है। कास्टिक सोडे के साथ साथ इसमें एक चीज़ और यूज़ की जाती है, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, तो इससे ये की जाती है। इससे क्या होता है, वही हमने अभी बताया था, जब ये रोलर के मध्य गुजरता है तो इसमें क्या है, एक नियमित स्थान पर, नियमित अंतराल पर, जैसे हमारे कपड़ों में स्कर्ट होती है बच्चों की, तो एक क्या होती है, उसमें नियमित स्थान पर क्या होते हैं, आपके क्रेप पड़े हुए होते हैं, मतलब उसको हम कहते हैं सिकुड़न सी पड़ी हुई होती है, लेकिन ये नियमित स्थान पर होती है। कुछ साड़ियाँ आप देखते होगे सिकुड़ी सिकुड़ी सी दिखती हैं। ठीक है, तो ये दो विधियों से की जाती है, यांत्रिक से भी की जाती है और आपकी रासायनिक विधि से भी की जाती है। पर यांत्रिक वाली धोते धोते क्या है, एक बार उसका जो है प्रभाव कम हो जाता है, वो
सीधा हो जाता है। लेकिन आपने अगर रासायनिक विधि से क्रेपिंग डाल रखी है, चुन्नटें डाल रखी हैं, सिकुड़न डाल रखी है, तो क्या है वो स्थायी रहती है, हमेशा चलती है। तो ये दोनों विधि से इसके अलावा ये सैंथोराइजिंग है, टेंटरिंग है, सिरेइंग है, ये कैसे, ये आपकी यांत्रिक विधियों से की जाती है। लेकिन क्रेपिंग जो है रासायनिक और यांत्रिक दोनों विधि से की जाती है। जो आपकी क्रेपिंग विधि, इसमें एक पॉइंट और याद रखिएगा, क्योंकि क्रेपिंग की बात शायद ही कभी हमने अभी की है, क्रेपिंग के विषय में हमने ज़्यादा बात नहीं की है। इसमें इसको याद रखना कि सल्फ्यूरिक एसिड और कास्टिक सोडे का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। ये सबसे बड़ी बात इसके विषय में याद रखिएगा। अब जब सबकी बात कर लिए तो थोड़ी सी बहुत जल्दी से सिरेइंग की बात करते हैं। ये आपको पता है चमक लाने के लिए इसका काम किया जाता है, चमक लाने का काम किया जाता है। और उसमें सहायता किसकी ली जाती है? कैलेंडरिंग। आप जानते हो कैलेंडरिंग में भी बस चिकना चमक लाई जाती है, क्योंकि प्रेस की जाती है, तो यहाँ पर इसी की सहायता ली जाती है। कैलेंडरिंग की सहायता से क्या किया जाता है? सिरेइंग की जाती है। जैसे कि आपको बताया जाए कौन से वस्त्र खास तौर से इससे किए जाते हैं, तो आपका टेप्टा हो गया, ठीक है, टेप्टा हो गया। और टेप्टा के अलावा एक वस्त्र और माना जाता है जो कि इसी से मतलब चमकीला बनाया जाता है, रेयॉन। ठीक है, टेप्टा और रेयॉन, ये दो वस्त्र जो है इसी से सिरेइंग से ही चिकने बनाए जाते हैं। ओके, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 47, क्रेपिंग है, ए है बुनाई, बी है परिसज्जा, सी है करेगे का मुख्य भाग है, डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपको पता है क्रेपिंग क्या है। अच्छा, क्वेश्चन ने कंफ्यूज कर दिया। अभी यहाँ पर क्या दिया है? क्रेपिंग दी है। क्रेपिंग एक बुनाई भी होती है और क्रेपिंग एक परिसज्जा भी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों ही ऑप्शन सही होने चाहिए, लेकिन इसके हिसाब से, आयोग के हिसाब से यहाँ पर जो आंसर है वो बुनाई माना है उन्होंने। लेकिन इसमें भी बुनाई में भी परिसज्जा भी होती, क्रेपिंग अभी जस्ट हमने बताया, सिकुड़न डाली जाती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 48, रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र में किस चरण में तंतु पैदा करता है? अंडा, डिम्बक, प्यूपा या पूर्ण कीट? तो इसका क्रम रहता है अंडा, लार्वा, ठीक है, प्यूपा और कीड़ा, ये क्रम रहता है ना। तो यहाँ पर कहाँ पर आपको पता है ये मतलब कोकून देता है, तंतु पैदा करता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, प्यूपा। ठीक है, प्यूपा की जो स्टेज में हमें प्राप्त होता है रेशम, वो अच्छा माना जाता है, क्योंकि पूर्ण कीट में क्या होगा, कीड़ा फाड़ कर रेशम बाहर निकल जाता है तो रेशम टूट जाता है, खराब हो जाता है। ठीक है, और जो अंडा है, लार्वे की कंडीशन है जो, उसमें तो वो मतलब बहुत कमज़ोर होता है, वो तो रेशम का निर्माण भी नहीं कर पाया होता है सही से। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, मानव शरीर में उभार, ढलान और रेखाओं के अनुकूल आकार देने के लिए पोशाक में प्रयुक्त करते हैं हेमिंग का, पाइपिंग का, डॉट का, असम कच्चे टाँके का। तो हमने कल ही बात की थी, यहाँ पर दो तरीके की डॉट होती हैं। ठीक है, डॉट की हमने बात की थी। डॉट क्या करते हैं? मानव शरीर में जो उभार वाले स्थान होते हैं, ढलाव वाले स्थान होते हैं, जैसे कमर हो गया, हमारा सीना हो गया, तो यहाँ पर हम डॉट का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, परिधान में कटे हुए किनारों को मोड़ने के लिए प्रयोग करते हैं लंबी पट्टी, तिकोनी पट्टी, और पट्टी या चौकोर पट्टी। तो हम परिधान में कटे हुए किनारों को मोड़ने के लिए किसकी प्रयोग करते हैं? और पट्टी का यहाँ पर प्रयोग जो है किया जाता है। तो हमारी क्लास कैसी लगी बताना ना भूलिएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं ऐसे ही वीडियो में। धन्यवाद।